हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो अपन ने सेल के अंदर अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखो बच्चा, है ना, तो ये अपन ने पढ़ा था पिछली बार जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने यहाँ तक कंप्लीट करा था, जिसमें मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ पहले मैंने आपको लिपिड्स के बारे में समझाया, लिपिड्स के बारे में समझा दिया। जब अपन ने कंप्लीट कर लिया देन अब अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज अपन क्या अपना जिस लेक्चर है उसमें अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल ये दोनों कंप्लीट। अब मैंने आपको पहले बोल दिया था कि स्टार्ट हो चुका है, यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें कैसा अरेंजमेंट होता है वगैरह वगैरह, उसका क्या मॉडल होता है, किसने क्या क्या दिया, ये सारी रामायण अपन आज अपन को इस लेक्चर में कंप्लीट करनी है। तो चलो इसको मिटाते हैं। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट करा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लिपिड्स के बारे में, है ना, इनकी परमेबिलिटी के बारे में सब बताया था, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं अब। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चर है वो अपन को पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा। चलो बच्चा देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है अब वो कैसे, दो तीन बातें कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बच्चा, सबसे पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो नेचर में कैसी होती है, मतलब वो कैसी परमेबिलिटी शो करती है वगैरह वगैरह। तो ये बात आपको पता है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। कैसी होती है ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जानते हो, पता होगा आपको बच्चा। परमिएबल का मतलब होता है कि ये मेम्ब्रेन हर एक मॉलिक्यूल को जाने की अनुमति दे दे अपने अंदर से। वो सिलेक्टिव मतलब सिलेक्ट करके ही जाएगा, हर कोई नहीं अंदर चला जाएगा, मतलब ये सिलेक्ट करेगी तो ही अंदर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, यानी स्मॉल पार्टिकल्स, आयंस, ग्लूकोज, लिपिड्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनको जान दे सकती है, हर किसी को जाने नहीं दे। इसे सिलेक्टिव करके परमिएबल मतलब जाने तो दे रही है, परमेबिलिटी इसकी परमिएबल मैम बच्चा। बेटा परमिएबल का मतलब कहीं पर भी आ जाए ना, तो परमिएबल का मतलब होता है कि वो उसे रिएक्शन कर सकती है, वो उसे अंदर जाने दे सकती है अपने अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और सिलेक्टिवली का मतलब हर किसी को नहीं जाने देगी, सिलेक्ट करके ही वो मॉलिक्यूल भले वो कोई सा भी हो उसको वो अंदर पास आउट होने लगेगी, ठीक है। चलो बढ़िया। इसके साथ साथ अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका कंपोजिशन तो मैंने आपको बता दिया था, फिर भी बता दें। अब ये आपके एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। तो बच्चा अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की बात करें, अगर अपन कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है ना, लिपिड प्लस फॉस्फेट प्लस प्रोटीन, है ना, ये तीन होते हैं। अगर इसको ऐसा बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? फॉस्फोलिपिड। ये लिखा हुआ है बुक में, फॉस्फोलिपिड। और ये लिपिड की लेयर कैसी होनी चाहिए? बाई लेयर, यानी दो लेयर में बनेगी, ठीक है, यानी बाई लेयर फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, यही होता है। तो ये इसका कंपोजिशन है। तो क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बताइए, तो आपको ये दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। दूसरी बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक लिविंग कंपोनेंट होता है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना। ये कैसी होती है? लिविंग मेम्ब्रेन। ये लिविंग कंपोनेंट बोल लो या लिविंग मेम्ब्रेन बोल लो, जैसा आपको सही लगे। क्योंकि सेल वॉल कैसी होती है? डेड। सेल वॉल को अपन डेड बोलते हैं ना, और ये बात आपकी लिख रखी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई दो तीन बातें, ये बात आप ध्यान रखना। अब अपन इसके स्ट्रक्चर वगैरह ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। साइंटिस्ट ने जो भी थे उन्होंने सबसे पहले, अब देखो बच्चा, मैं आपको ये बताने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बताती हूँ, उस बात को ध्यान रखना। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये है अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज़ नॉट अ प्रियंका चोपड़ा, दिस इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और ये अपने पास यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को ना, कंफ्यूजन नहीं रहा। प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियोइड है और ये साइटोप्लाज्म, मैं लिख नहीं रही, और ये न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब अपन ने पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ईआर होगा, गोल्जी अपैरेटस होगा, और अदर ऑर्गेनेलीज होंगी नहीं होंगी? हाँ मैम बिल्कुल होंगी। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, ध्यान से सुनते जाओ, है ना। इसके साथ साथ क्या होगा? अच्छा, ऑर्गेनेली की बात करेंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, मैं आपको ऑर्गेनेली के बारे में बताऊंगी दो तीन बातें, ठीक है। खैर पहले मैं आपको बस ये मेम्ब्रेन वाला पढ़ा दूं, जैसे सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, देन उसके बाद अपन ऑर्गेनेली के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये मेम्ब्रेन हो गई। अब जब देखो ध्यान से सुनो, साइटोप्लाज्म जो होता है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ये एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। अब लोग मैम ये कहाँ आ गए इस टॉपिक में? अरे इसी टॉपिक में सुनो ध्यान से। साइटोप्लाज्म की बात करें तो दोनों के अंदर, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, दोनों में ही साइटोप्लाज्म होता है, आपका पता है अच्छे से। दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अच्छी बात है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है बच्चा? साइटोप्लाज्म एक रिएक्शन सेंटर होता है।
रिएक्शन सेंटर होता है। अब मैम कैसे? बच्चा देखो, मैंने आपको शायद पहले बताया था, नहीं बताया था, लेकिन वापस बता देती हूँ कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा मीडियम होता है हर एक सेल में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना मैम, क्यों जरूरी होता है, क्यों साइटोप्लाज्म की वजह से ही किसी भी सेल को लिविंग बोलते हैं? तो इसका ये कारण है क्योंकि साइटोप्लाज्म एक रिएक्शन सेंटर होता है, यानी जितनी भी रिएक्शंस होगी किसी भी सेल के अंदर वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। क्योंकि मुझे रिएक्शन करने के लिए मुझे मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, और मीडियम वो लिक्विड होता है, और वो लिक्विड मीडियम कौन मुझे प्रोवाइड करवाता है? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करवाता है। तो साइटोप्लाज्म एक रिएक्शन सेंटर बनाता है सेल के अंदर होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेली नहीं है। इसका मतलब जितनी भी रिएक्शंस होगी वो साइटोप्लाज्म में होगी। तो चलो इसको साइड में करो। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म के अलावा अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, ईआर, बाकी की जितनी ऑर्गेनेली होती है वो तो मेम्ब्रेन बाउंड है। इसका मतलब इनका खुद का पास इनका लिक्विड होता है। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म एक मान लो कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे जिनमें खुद की रिएक्शंस हो रही है। इसको साइटोप्लाज्म की जरूरत नहीं है, यानी हर एक ऑर्गेनेली अपना खुद एक फ्लूइड लेके बैठा है और अपनी रिएक्शन करवा रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। अब आप बोलोगे मैम ये चीज़ अभी क्यों बता रहे हैं? बच्चा ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर हर एक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हर एक ऑर्गेनेली के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप बोलोगे यस मैम है। क्या यहाँ थी? नहीं है। जब तो साइटोप्लाज्म कॉमन है हर चीज़ के लिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। यहाँ ये क्वेश्चन आपके एम्स में आ रखा था कि सिंगल कंपार्टमेंट प्रेजेंट इन विच सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग कंपार्ट्स, बहुत सारे कंपार्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग रिएक्शंस होती है अपनी खुद की। वो साइटोप्लाज्म में नहीं होती, वो खुद की रिएक्शंस होती है। खैर चलो, है ना। अब आगे देखो। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अब मैं स्टडी करना चाहती हूँ किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हाँ मैम बिल्कुल करना चाह रहे हो आप, बिल्कुल करना चाह रहे हो। मुझे एक बात बताओ, या अगर मैं आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछूँ, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑब्जर्वेशन या स्टडी करना चाह रही हूँ, उसके बारे में रिसर्च करना चाह रही हूँ, तो मैं तो एक ऐसी सेल लूंगी ना जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो और बाकी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कौन सी हो सकती है? ऐसे तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक होगी, क्योंकि इसी के अंदर आपने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा ढूंढूं कि जिसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स नहीं हो और जिसमें मेरे को एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिले और उसको ऑब्जर्वेशन देख सकूं। अब तुम बोलोगे कि मैम ऐसी कौन सी सेल है जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाकी कंपार्टमेंट नहीं? तो है, ऐसी सेल है और उसका नाम है आरबीसी। आरबीसी एक ऐसी सेल होती है बच्चा जिसमें मेजर ऑर्गेनेली एब्सेंट्स होती है, ये बात याद रखना। इसीलिए ही तो अगर आपने पढ़ा हो तो ये लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऑब्जर्वेशन हुआ था वो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था वो आरबीसी की सेल में देखा था। अब इसका रीजन आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। बच्चा थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो कि आरबीसी सेल नहीं थी, कोई और सेल थी। मान लो ये कोई लिवर की सेल है, मैंने लिवर की सेल निकाली, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना चाह रही हूँ। जब मैं उसको क्या करूँगी, मैं क्रश करूँगी, मैं उसको पूरी तरह से गला दूंगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ मुझे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा मेरे को इनकी मेम्ब्रेन का कंपोजिशन भी मिलेगा? यस मैम बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो खिचड़ी नहीं बन जाएगी पूरी, मैं अच्छे से पता ही नहीं लगा पाऊंगी। तो मेरे को तो एक ऐसी सेल चाहिए जिसमें एक बस एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, बाकी की और कोई मेम्ब्रेन नहीं हो। अब आप बोलेंगे मैम आप प्रोकैरियोटिक सेल भी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन मेरे को यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्कवर करना है ना। बात तो यहाँ आ गई घूम फिर के, तो फिर उसका क्या करें? बस इसीलिए जो साइंटिस्ट ने, देख लेना बच्चा आपकी बुक में लिख रखा है, उसमें सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑब्जर्वेशन किया था वो आरबीसी की सेल थी। क्या थी बच्चा? आरबीसी की सेल पे ऑब्जर्वेशन किया था। ये बात क्योंकि आरबीसी एक ऐसी सेल होती है अपनी बॉडी में जिसमें मेजर ऑर्गेनेली एब्सेंट, अगर ऑर्गेनेली एब्सेंट है तो बाकी की मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगी, तो आपके पास सिंगल एक मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी। तो और यूकैरियोटिक भी काम हो गया। आया आपको समझ आया हो? आपको समझ में आया होगा कि क्यों आरबीसी ही सेल को क्यों उन्होंने लिया। कोई से भी सेल ले सकते थे, वो हर एक सेल के पास मेम्ब्रेन होती है, तो फिर उन्होंने आरबीसी सेल को क्यों लिया? तो ये था वो रीज़न। खैर आया आपको समझ में? बस इसीलिए मेरे को ये सारी कहानी बतानी पड़ी। तो ध्यान रखना कि जो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था वो किस पे किया था? आरबीसी की सेल पे किया था, ये बात ध्यान रखना। अब देखो बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल्स आए वो बहुत सारे मॉडल आए, बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए, रॉबर्टसन ने दिए, पता नहीं कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, मेरे को तो नाम भी ध्यान नहीं है क्योंकि आते नहीं तो मैं ध्यान रखती भी नहीं हूँ। जो काम का है, जो अपने आगे पूछा जाता है बस उसी का ध्यान रहता है मुझे। वैसे बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया, है ना। तो उन्होंने ना, पता एक बात बता देती हूँ मैं आपको, पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखना साइंटिस्ट का नाम, इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रही, बस इतना ध्यान रखो कि एक साइंटिस्ट आने से पहले, अब वो साइंटिस्ट वो मेन कौन थे? सिंगर एंड निकोलसन, ये एक साइंटिस्ट थे,
ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, रुक जाओ, है ना। पहले मैं एक दो बात बता दूं, इन्होंने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपको पता है ना, बहुत सारी थ्योरी आई थी, वो सब फेल हो गई। देन बाद में एक फोर्थ थ्योरी थी, शायद यही वाली थी वो, जिसका नाम था फ्लूइड। बहुत सारी थ्योरी आई थी फ्लूइड, लेकिन वो अच्छे से बैठी नहीं, सभी की थ्योरी बैठी नहीं, लेकिन यही एक थ्योरी थी जो इन्होंने दी थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और यही अपन आज पढ़ते हैं सभी में। ये इन्होंने थ्योरी दी थी। तो आप बोलो मैम हमें आता है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो बच्चा, इन्होंने क्या करा था, बस अच्छे से बता दिया था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होता है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, कंपोजिशन की तो खोज पहले ही हो चुकी थी कि भाई क्या बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड की बनी होती है, ये तो पहले ही खोजा जा चुका था। तो फिर इन्होंने क्या करा, है ना, तो इन्होंने क्या करा बच्चा, देखो क्यों इनका इतना नाम हुआ, दो कारण है। पहला, देखो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये तो बता दिया था सभी ने कि भाई हाँ ये लिपिड की लेयर होती है, बाय लिपिड लेयर होती है, मतलब ऐसी लिपिड होती है, लिपिड की लेयर होती है, ये सभी ने बता दिया था। रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट थे, जेनिफर, पता नहीं एडवर्ड थे, पता नहीं कौन कौन, बहुत सारे, मेरे को नाम भी अच्छे से याद नहीं है, तो पूछा नहीं जाता ना बच्चा, अब इसलिए मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, सभी ने ये बता दिया था कि लिपिड की लेयर होती है, वो भी बाय लेयर होती है। लेकिन ये बात है, ये उन्होंने बोला, लेकिन ना ये यहाँ तक सही था, बिल्कुल सही था, उनकी थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनकी थ्योरी सही थी। लेकिन बाद में जब बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक निकले इस किसके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो वो साबित नहीं कर पाए, तो इन्होंने ये चीज़ तो नहीं बताई कि लिपिड की बनी होती है, तो पहले खोज हो चुकी थी। इन्होंने ये बताया कि लिपिड के साथ प्रोटीन भी होता है, लिपिड के साथ प्रोटीन भी होता है, और वो दोनों मिलके कैसे कोरिलेट होकर काम करते हैं, और इसी मॉडल को उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक बोला। वैसे इसका मतलब और क्या है मैं बताऊंगी, बट मैं आपको इतना बता रही हूँ कि इन्होंने, आखिर इनका ही नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि बच्चा इन्होंने एक्चुअल मॉडल बताया था। कंपोजिशन तो पहले ही बता चुके थे साइंटिस्ट कि भाई लिपिड की बनी है, प्रोटीन की बनी है, लेकिन किस तरीके से कोरिलेट होकर काम करते हैं, किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, वो साइंटिस्ट नहीं बता पाए थे। वो अच्छे से डिस्क्राइब किसने करा था, सिंगर एंड निकोल्सन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही अच्छे से पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक नेचर के बारे में बताया था, जो आज अपन पढ़ते हैं और आपके पेपर में भी आता है, इसीलिए इनका नाम ज़्यादा हुआ। तो आया आपको समझ में कि भाई अपने आगे के लिए भी बता दी वो चीज़ कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होगा, और इन्होंने फिर इस चीज़ की खोज करी, इसलिए अपन इनका नाम पढ़ते हैं। और अब क्यों इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं ये भी अपन देखेंगे, तो ये बात ध्यान रखना। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही पढ़ना है। तो मैं अब क्या पढ़ाऊंगी आपको, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे अब अपन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो इनका नाम ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है, इसको मैं एंड में लिख दूंगी। अब पहले मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊंगी, अब अच्छे से समझना, ठीक है। चलो, बहुत इजी है, वो तो आता है बच्चा आपको, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन भी देखेंगे ना अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके फंक्शंस देखेंगे, रोल क्या क्या होता है। खैर पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, देन उसके रोल देखेंगे। तो अब स्ट्रक्चर कैसे, अब आपको इतना तो पता चल गया कि लिपिड और फॉस्फेट की बनी होती है। मैं समझा चुकी हूँ, फॉस्फेट ऊपर, पोलर एंड वगैरह सब बता चुकी हूँ मैं आपको ना। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब मैंने आपको याद है बायोमोलिक्यूल में एक लाइन बताई थी, अगर ध्यान हो तो, पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड की लेयर होती है उसको अपन लेसिथिन भी कहते हैं। याद आ रही है कुछ? अब आप बोलो मैम नहीं मैम याद नहीं आ रही। अरे तो दिमाग पे जोर डालो, याद आएगी। नहीं आया तो क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है। तो अभी इतना बना लेते हैं। तो ये बायलिपिड है, क्या बाय लेयर है? हाँ मैम बिल्कुल बाय लेयर है। तो एक मिनट, ये मान लो ये अपने पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये अपने पास साइटोप्लाज्म है। तो इसका ये जूम करके अपन ये मॉडल बनाएंगे, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है अपनी पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये भी अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो क्या है, बायोलिपिड है? हाँ मैम बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें अपन को क्या लगाना है, प्रोटीन लगाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बता, अब प्रोटीन का लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, बस बहुत है, जोर आ रहा मुझे बनाने में, ठीक है। हाँ, और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स, ध्यान से सुनना बच्चा ना, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है।
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? बस बहुत है, बहुत है, बस बहुत है, आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अपना किस में देखने को मिलता है ना, प्लाज्मा में। आपके बुक में वो दे रखा है ना बच्चा, क्या डायग्राम दे रखा है, अच्छा खासा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उससे। अब देखो क्वेश्चन भी अपन खुद बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है आपके, कुछ दे रखा है, ठीक है। अब देखो, तो ये तो पता चल गया होगा ये लिपिड 2 लेयर है तो बाइलेयर है। क्या ये लिपिड पॉलीमर है? नहीं है। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर 2 मोनोमर अगर केमिकली जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है, लेकिन यहाँ पर लिपिड्स कभी भी एक दूसरे से केमिकली नहीं जुड़ते हैं, तो आप इसीलिए पॉलीमर नहीं बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। याद रखना इस बात को, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन क्या, लिपिड की जो बनी होती है उसको अपन लेसिथिन भी कहते हैं, बताया था मैंने ये चीज़ आपको, और आपकी अपनी बुक में भी दे रखा है। खैर आप देख लेना इसको, ठीक है। अब अपन इधर आते हैं, क्या ये बाइलिपिड लेयर है? बिल्कुल। तो अपन इसको मेंशन करते हैं थोड़ा, बाइलिपिड लेयर है, बिल्कुल है मैम, चलो बढ़िया। क्या यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, क्या मैं इनको प्रोटीन बोल सकती हूँ? प्रोटीन जो होते हैं इनको, और अपन अच्छे से अभी देखेंगे इनके बारे में, डिटेल बात करेंगे थोड़ी सी। प्रोटीन जो होते हैं बच्चा, तो आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे, ठीक है ना। प्रोटीन्स इसमें इम्बेडेड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स इनमें इम्बेडेड। अब देखो प्रोटीन यहाँ आपके 2 तरीके के हैं, 2 तरीके के प्रोटीन दिखेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। एक ऐसे प्रोटीन जो लिपिड की मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, इम्बेडेड है, और कुछ ऐसे प्रोटीन जो या तो बाहर की तरफ होंगे या अंदर की तरफ होंगे, यहाँ बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, यानी यहाँ पर होंगे, या तो इधर की तरफ होंगे या तो अंदर की तरफ होंगे। देखो, अरे या तो यहाँ होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर होंगे। तो बच्चा एक बात ध्यान रखना, जो प्रोटीन होते हैं आपके 2 तरीके के होते हैं, है ना। जो इम्बेडेड होते हैं, जो मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये बात आप ध्यान रखना। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, या तो ये फुल्ली इम्बेडेड होंगे और पार्शली इम्बेडेड होंगे, इसलिए मैंने डायग्राम 2 बनाया। पार्शली कैसे लिखते हैं? अरे लिखना ही नहीं आ रहा, पार्शली इम्बेडेड, बताओ, मतलब चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, या तो ये वाला ये इंट्रिंसिक होगा और ये भी इंट्रिंसिक होगा, ठीक है। देखो ये तो फुल्ली इम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, और ये वाला आपके पार्शली इम्बेडेड है, आधा निकला हुआ है, आधा खसक रहा है। अपन वो ऐसे नहीं बोल देंगे वो, है ना, ऐसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, है ना, जैसे डांस करते हैं अपन, है ना, झुंड में डांस करते हैं ना अपन, अकेले डांस करने में शर्म आती है तो झुंड में डांस नहीं करते हैं, तो है ना, तो अपन क्या करते हैं, डांस करते करते है ना धक्का दे देते हैं, तो एक तो पूरा निकल जाता है बाहर, और एक है ना आधा है ना अंदर रहता है और आधा बाहर की तरफ रहता है, ऐसे नहीं रहता क्या, और एक बीच में होता है। तो बीच वाला इंसान तो ये वाला ये रहा, है ना, पूरी तरह से आधे की ना टांग बाहर रहती है और आधे का शरीर अंदर रहता है, तो वो ये वाला है, पार्शली एम्बेडेड है, और एक पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं उसको, और वो बाहर नाचता रहता है अलग अलग, तो वो ये वाला प्रोटीन है। तो जो बाहर वाला जो प्रोटीन होता है बेचारा, वो पूरी तरह से नाचता रहता है बाहर की तरफ, तो वो होता है आपके पास एक्सटर्नल प्रोटीन। एक्सटर्नल बोलो या फिर पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है, जो क्या होता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन के या तो इधर होगा ये बच्चा, हाँ ये है आपके आउटर सरफेस है, ये आउटर बाहर की तरफ है ना, और ये साइटोप्लाज्म आ जाएगा। समझ गए ना इसका मतलब, ये इनर वाला पार्ट, यानी ये इधर का पार्ट और ये इधर का पार्ट, समझ जाओ ना, तो तुम होशियार हो वैसे, तो समझो, मतलब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे डांस वाला आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि यही आपके बुक में यही चीज़ उन्होंने बताई थी, निकल एंड निकोलसन ने, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं होती है। अब बोलोगे मैम कैसे, ये नाचती रहती है, ऐसे वेवी मूवमेंट करती रहती है, ऐसे फ्लूड ऐसे नाचती रहती है। तो मतलब क्या होता है, ये जो प्रोटीन होता है ना, तो ये जो लिपिड होता है ना, लिपिड्स, ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये क्या ना नाचते रहते हैं एक दूसरे के, ऐसे नाचते रहते हैं, लिपिड्स क्या करते रहते हैं, ऐसे नाचते रहते हैं इसके साथ में। तो पता है इसके कारण ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो इधर से उधर टहलती रहती है, इधर से उधर मूव करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, यहाँ पर फ्लूडी मूवमेंट बोलते हैं उसको, वेवी मूवमेंट बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रोटीन भी इधर खसकते रहते हैं, इसकी वजह से प्रोटीन भी खसकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो नेचर आता है फ्लूड का या फिर इस मेम्ब्रेन का खसकने का जो नेचर आता है, वो प्रोटीन के कारण आता है। इसीलिए प्रोटीन जो होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि प्रोटीन का जो नेचर है कैसा,
कि भाई आगे खसकने का, मूव करने का, इसीलिए इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल नाम दिया। कि ये जो होता है ना वो बहुत ही ना ऐसा क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ना उसको, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, तो इधर उधर मूव कर सकता है ये। तो जो प्रोटीन होता है ना इधर उधर खसक सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन होती है ना वो इधर से उधर मूव कर सकती है ना, नाच सकती है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है इसको। तो इसी वजह से ऐसा दिया गया है कि प्रोटीन की वजह से ही, इस प्रोटीन की वजह से ही, प्रोटीन की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइडिटी कहलाती है, यानी फ्लूइडिटी आती है इसके अंदर। फ्लूइडिटी का मतलब समझ गए ना, वेव की तरह मूव करते रहना। ये आपकी एक एनसीईआरटी की लाइन है, लिख लेके हिंदी में लिख दिया मैंने आपको, आप इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आता है कि जो फ्लूइडिटी नेचर आता है किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किस कारण आता है, प्रोटीन्स की वजह से। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए मैंने वो डांस वाला आपको याद करवाया, डांस वाली बात बोली कि डांस करते रहते हैं, इधर से उधर महकते रहते हैं। तो फिर वो 3 तरीके के लोग हो गए, एक तो पूरी तरह से अंदर है डांस झुंड में, फिर एक तरीके से आधा बाहर आधा अंदर, और एक पूरी तरह से बाहर की तरफ खिसके हुए है जो बाहर अपने मस्त मगन में डांस कर रहे हैं। समझ गए ना बात को, लेकिन वो एक साथ रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान, अभी भी ये स्ट्रक्चर अभी अधूरा है, अभी ये स्ट्रक्चर पूरा अधूरा है। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। लिपिड्स, ये अभी जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये सिमेट्री होती है। ये कैसे होती है बच्चा, सिमेट्री। अब आप बोलोगे हम सिमेट्री कहाँ से आ गए इसमें, कहाँ से चीज़ें लेकर आ रहे हो। बच्चा सुनो, आप इसको जब इसको कट करोगे तो आप एकदम मिरर इमेज बना सकते हो। जितना स्ट्रक्चर आप यहाँ बताओगे सेम का सेम स्ट्रक्चर वैसा होगा। तो सिमेट्री कौन बनाता है, लिपिड, फॉस्फेट और प्रोटीन। तो आप बोलोगे मैम असिमेट्री बनती है, बिल्कुल बनती है। क्या अभी ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है, अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं बनाई है, एक तो कोलेस्ट्रॉल और एक अपने पास क्या बोलते हैं उसको, पॉलीसेकेराइड, यानी अपने वही कार्बोहाइड्रेट। तो अपन उसको बनाते हैं, आप चलो उसको बनाते हैं आप, ठीक है। चलो देखते हैं अब अपन, ये भी आपकी आएगी। तो देखो अब ध्यान से देखना है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, लिपिड, अब ध्यान से समझना, अब बिल्कुल अच्छे से समझना। देखो अगर पॉलीसेकेराइड की चेन, कहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ बना देती हूँ ना, उसको साइड समझा दूँ। अगर पॉलीसेकेराइड की, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे शुगर हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अगर शुगर प्रोटीन के ऊपर ऐसे चेन बनाते हैं, ये देखो बन गई चेन, ये क्या है, शुगर है, ठीक है। दूसरा एक और लिपिड के ऊपर बना लेते हैं। ये लो लिपिड के ऊपर एक लिपिड में बनाया और एक अपने पास किसके ऊपर बनाया, प्रोटीन के ऊपर। दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, और ये मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चा कोलेस्ट्रॉल के। ये तो होंगे कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, डिराइव लिपिड होता है, बात करी थी अपन ने, ठीक है। अब इधर देखो, ये है अपने पास प्रोटीन, ये है अपने पास प्रोटीन था, ठीक है, हाँ। और ये था अपने पास लिपिड था, यही था। प्रोटीन के ऊपर जब आपने शुगर की चेन जोड़ी और लिपिड के ऊपर आपने जब शुगर की चेन जोड़ी, तो अब इनका नाम रटना नहीं है, याद करो, अच्छे से समझो। तो ये प्रोटीन है और ये शुगर की चेन है या नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 है। तो याद करो, मैंने आपको शुगर के लिए बताया था कि जब 2 या 10 के बीच में हो तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो क्या ये जो चेन है, क्या मैं इनको ओलिगोसैकेराइड बोल सकते हैं, हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं मैम, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 2 या 10 के बीच में बनाई। दूसरी बात, अब इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नाम होगा। तो बच्चा देखो, ये ओलिगोसैकेराइड, ये शुगर की चेन किसके ऊपर है, प्रोटीन के ऊपर। तो क्या मैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकती हूँ, हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज की चेन प्रोटीन के ऊपर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या मैं इसको ग्लाइकोलिपिड्स बोल सकते हैं, अरे मैम बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज की चेन या ग्लूको या फिर कार्बोहाइड्रेट की चेन किस पे है, आपके लिपिड पे है। तो ये वाली तो हो गई अपने पास ग्लाइकोप्रोटीन, और ये वाली हो गई ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे आता है, हाँ अब ये बताओ क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे, अच्छा ये है पेरिफेरल प्रोटीन है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये कौन से प्रोटीन है, क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन आपके आ रखा है, ये मॉडल दे देते हैं आपको, और ABCD नाम दे देंगे। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम D, और ये कुछ ऐसा बोलते हैं कि इनमें से रॉन्ग या सही बताओ। तो अब तो पता कर सकते हो, रटना नहीं है, तो ठीक है, रटना नहीं, समझो। प्रोटीन के ऊपर शुगर की चेन ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन और लिपिड के ऊपर शुगर की चेन ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये अंदर की तरफ है जो कोलेस्ट्रॉल, अंदर और बाहर की तरफ ये दोनों शुगर। अब बताओ मुझे, क्या ये स्ट्रक्चर अंदर है,
क्या ये वाले स्ट्रक्चर अंदर थे? नहीं थे मैम। तो इन दोनों की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो असिमेट्री शो करती है। तो यहाँ मैं लिख दूँ, कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं, मैं लिख दूँ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स क्या शो करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? असिमेट्री। ये बात आपको, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को निकाल दें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमेट्री स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि सिमेट्री जानते हो ना, मिरर इमेज, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन जब अपन ये चेन लगा देते हैं तो क्या ये चेन अंदर थी? नहीं थी। तो ये कैसे शो करेगी? असिमेट्री शो करेगी। ध्यान रखना इस बात को कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हो जाती है? असिमेट्री हो जाती है। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था अपना स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर बात करें, अब रोल की बात करेंगे। अपन क्या करेंगे? बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और अब इसको देखो अच्छे से, ठीक है। मैं साइड में जाती हूँ। हाँ चलो आगे करें अब। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। चल अब अपन आगे क्या देखेंगे? इसका रोल मतलब इसके फंक्शन, क्या क्या फंक्शन होते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करती है। तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर, तो मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसको। आई होप आपको समझ में आ गया। बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है। तो ये बात बच्चा आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाता है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से भाई मैं बता दूँ कि भाई जो प्रोटीन होते हैं, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो इंटरनल प्रोटीन, या फिर इसको अपन इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और एक्सट्रैक्शन प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ये बात मैंने बता, अभी इनका क्या फंक्शन होता है ये अपन आगे देखेंगे। रोल में समझाऊंगी एक साथ ही, बट अभी ध्यान रखो कि किस तरीके से होते हैं। बच्चा ध्यान रखना, इंट्रिंसिक प्रोटीन फुल्ली इम्बेडेड भी हो सकता है और पार्शियल इम्बेडेड भी हो सकता है, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। बस तुम वो डांस वाली सिस्टम याद रखो। मैं तो वैसे याद रखा भाई, ऐसे भैया हम तो मारवाड़ी लोग हैं, हम तो ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। याद रखना, हम तो ऐसे याद रखते हैं भैया, ज़्यादा याद होता है इससे, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो बढ़िया, हटाऊँ मैं इसको। चलो अपन क्या बात करेंगे अब इसके रोल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हो, तो कुछ फंक्शंस दे रखे हैं आपके, 2-3-4 फंक्शन दे रखे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो अपन वो देख लेते हैं। चलो रोल ऑफ पीएम, ठीक है। चलो पहला है ग्रोथ, है ना, ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे मैम? बच्चा मैंने अभी बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, तो वो फैलने की क्षमता रखती है, तो उससे क्या होगी? ग्रोथ होगी। और ग्रोथ कब होगी? जब सेल डिवीजन होगा। याद है सेल, ये एक पॉइंट लिख रखा है ग्रोथ के साथ, मैं साथ में बता रही हूँ, सेल डिवीजन वाला पॉइंट भी साथ में बता रही हूँ। जब सेल डिवीजन होगा तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूटेगी। यस मैम टूटेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो फिर उसको स्ट्रक्चर को बड़ा भी तो करेगी उसको ग्रोथ के साथ साथ। सोचो भाई पहले सेल डिवीजन में वो छोटी होती है सेल, बाद में कैसे वो एडल्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता होगा। भाई फैलने की क्षमता, जब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म उसको धक्का देगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैलने की क्षमता रखती है, एक्सटेंशन की क्षमता रखती है, जिससे ग्रोथ होगी। तो ये आपके सेल डिवीजन में आ गया, ठीक है। दूसरा है बच्चा एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन में मतलब कैसे मैम? बच्चा आपने इंटेस्टाइन देखा है? इंटेस्टाइन आपने कहाँ देखा, मतलब इंटेस्टाइन आपने पढ़ा है, तो इंटेस्टाइन में विलाई माइक्रोविलाई होते हैं, तो वो किसका एक्सटेंशन होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आपने कुछ देखा होगा, ये सेल है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे आपने, देखे होंगे, हाँ मैम देखे तो रखे हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं विलाई माइक्रोविलाई। विलाई बोलो या माइक्रोविलाई बोलो, माइक्रोविलाई ले लो जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया, ये तो क्या करेगा? सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और ये करेगा एब्जॉर्प्शन का काम, ठीक है। ये तो पता है ना आपको कि विलाई तो भाई सरफेस एरिया को बढ़ाता है और माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। चलो बढ़िया। इसके साथ साथ और क्या क्या फंक्शन कर सकता है? इसके साथ साथ ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या क्या फंक्शन कर सकता है? इसके आपके 3 फंक्शन और दे रखे हैं, ठीक है। पहला तो है सीक्रेशन, ये कुछ सीक्रेट कर सकता है, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या पता मॉडिफाइड हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड हो जाए, किसी सेल्स में ग्लैंड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें ये कुछ सीक्रेट करें। दूसरा है ना, दूसरा ये क्या करें? ये एक्सोसाइटोसिस करें। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकालें, है ना। अब ये सेल है, ये मेम्ब्रेन है, तो किसी चीज़ को बाहर निकाल लें, ठीक है। और एक होता है एंडोसाइटोसिस, या किसी चीज़ को अंदर ले, ठीक है। तो ये वाला अपन को अभी पढ़ना है, ये वाला अभी टॉपिक अपन को पढ़ना है, जिसको अपन बोलते हैं मूवमेंट, है ना, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसे कैसे मूवमेंट होता है, मूवमेंट अक्रॉस एट या बाय, कुछ ऐसा दे रखा है ना इंग्लिश में, मुझे ध्यान नहीं, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो टॉपिक अपन को अच्छे से करना है, बट ये इसकी मेन फंक्शन है जो मैंने आपको बता दिया, है ना।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, अभी मूवमेंट वाला अच्छे से करेंगे टॉपिक, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ग्रोथ करवाती है, एक्सटेंशन में मदद करवाती है, सेल डिवीजन के समय अच्छे से रीजनरेट होती है, अच्छे से इसको मेंटेन करके रखती है सेल को, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ सीक्रेट भी करती है। और 2 काम, ये वाला अच्छे से पढ़ना है अभी अपन को, है ना, ये वाला अपन को अच्छे से पढ़ना है, जो मैं समझाऊंगी पूरा मिटाऊंगी अभी देन, ठीक है। चलो तो एक बार देख लो इसको, फिर अपन इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब मैं हटाऊंगी, मैं मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक टॉपिक पढ़ना है अपन को ना, जो आपके एक अच्छा खासा टॉपिक दे रखा, अच्छा, जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको अपन पूरा डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। हटा दूँ उसको, हटा दूँ 1 2 3 4, चलो पढ़ ले रहे हैं, तो तुम्हारे बुक में दे रखा है, अच्छा खासा दे रखा है, तो सामने ही दे रखा है, तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके मैं टॉपिक लिख देती हूँ, क्वेश्चन में आ जाता है, खैर वो जो अपन जो चीज़ छोड़ी थी उसके अंदर है, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है, मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कैसे होता है। तो अब एक काम करते हैं, पहले मैं एक बना देती हूँ, थोड़ा बड़ा ही बना दिया, कुछ यही है, अभी और बना लेंगे ना। अब मैं ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स नहीं बना रही, ठीक है बच्चा, वो तुम पता है कि भाई होता है, ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और यहाँ पर अपन एक्सट्रिंसिक भी बना लेते हैं, लो तुम्हारी खुशी के लिए, लो तुम्हारी खुशी के लिए बना दिया, ठीक है। और एक और बना लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये अकेला बेचारा, ठीक है। अब ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो बच्चा, ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले अपन काम कराते हैं, एक मिनट में ना दूसरी चौक को लो। सबसे पहले अपन काम करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाएंगे। तो अब पहले मैं बता दूं भाई, ये है आउटर, फिर तुमको समझ में नहीं आया, ये है आउटर, ठीक है, और ये है इनर। अब इनर में कौन होगा, साइटोप्लाज्म। तो भाई भेजे में रख लेना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर जा रही है अभी चीज़ें, अंदर से कोई बाहर नहीं भेज रही मैं कुछ भी, ठीक है। चलो तो मतलब ये अपने पास ये सेल है, ठीक है, और ये अपने पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है और ये पीएम है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो, पहले मैंने यहाँ लिखा गैस के पार्टिकल, ठीक है। गैस के पार्टिकल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, बाहर से अंदर जाना, ये गैस का पार्टिकल कोई सोल्यूट है, कोई भी पार्टिकल है गैस का, वो बाहर से अंदर जाना चाह रहा है, बिल्कुल जाने देगा, ये इसको बोलेगा ठीक है तू जा, तो ये इसको यहाँ से यहाँ भेजेगा बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मैंने आपको समझाया था, मैं वापस बता रही हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूट के पार्टिकल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना विदाउट एनर्जी, तो वो होता है आपका डिफ्यूजन। अब गैस के पार्टिकल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो डिफ्यूजन से सीधे ही अंदर, बाहर से अंदर चले जाएंगे, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है वाटर, इसको यहाँ लिख के, है ना, यहाँ लिखते, ये हो गया पहला। दूसरा है अपने पास वाटर, यानी पानी की बात करते हैं, ठीक है। पानी भी यहाँ से यहाँ अंदर जाने देगा, पानी को भी ये अंदर जाने देगा, पानी को भी ये बिना एनर्जी के अंदर जाने देगा, लेकिन डिफ्यूजन बाय ऑस्मोसिस। अब आप बोलोगे मैम ऑस्मोसिस कहाँ से आ गया अब इसमें, बच्चा सुनो, जब गैस के पार्टिकल या सोल्यूट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल, अब बच्चा पानी तो सॉल्वेंट ही है, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो वाटर जाएगा यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, ये भी बिना एनर्जी के चला जाएगा। दूसरा सुनते जाओ, है ना। अच्छा बच्चा, मैं इसको यहाँ ना बना के यहाँ साइड में बना लेते हैं ना, ठीक है, कचरा हो जाएगा वरना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब तीसरा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तीसरा क्या है बच्चा, न्यूट्रल, यही क्वेश्चन आता है आपके, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके दे रखा है लिपिड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके दे रखा है लिपिड, ठीक है। तो ये भी आपके, है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे क्रॉस कर जाता है। एक मिनट
हाँ सॉरी बच्चा, है ना, ठीक है। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको अपन लिपिड्स बोलते हैं, वो जो होते हैं वो भी यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं, और वो किसके थ्रू मूव करेंगे? बाय डिफ्यूजन। इसमें भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बच्चा आपकी एनसीईआरटी के लाइन है, ठीक है। चलो इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, है ना, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको जानने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनको जानने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होते हैं, कुछ होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। क्या होता है बच्चा? देखो मैं आपको बताती हूँ, है ना। जैसे एक होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको अंदर जाने के लिए रिक्वायर्ड फॉर या तो एनर्जी दो, या तो एटीपी दो, या तो कोई फैसिलिटी दो, या तो पैसा दो, या तो एनर्जी दो, या कोई फैसिलिटी दो। अब ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? आयंस और ग्लूकोज। याद आ रहा है कुछ? याद है मैम, याद आया। एक तो कुछ हो सकते हैं आयंस हो सकते हैं, जिसमें सोडियम हो गया, आयंस लिख रही हूँ मैं, ठीक है। और कुछ हो सकते हैं आपके ग्लूकोज। याद आ रहा है कुछ कि ग्लूकोज और आयंस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें अंदर भेजने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। याद रखना, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट, या तो आप कोई एनर्जी दो, या तो आप एनर्जी खर्च करो, या तो कोई फैसिलिटी दो, अब फैसिलिटी कौन देंगे? फैसिलिटी देंगे प्रोटीन्स। अब आ गए यहाँ पर प्रोटीन, लो घूम फिर के आ गई बात। फैसिलिटी कौन देंगे? प्रोटीन देंगे। अब प्रोटीन कैसे देंगे? बात करते हैं अभी अपन, इसकी बात करते हैं, है ना। तो जो प्रोटीन जो फैसिलिटी देते हैं, इस तरीके के अपन बोलते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जब अपन एनर्जी देके जब अपन अंदर लेकर जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोला मैंने, क्या बोला? बात करते हैं, रुक जाओ बच्चों, मैं समझाती हूँ। वापस देखो, मान लो यहाँ पर मेरे पास सोडियम है और ग्लूकोज है, कुछ भी मान लो, मैं सोडियम ग्लूकोज में से दोनों में से कुछ एक है। ये बोल रहा है कि मेरे को जाने दे, लेकिन ये बोल रहा है हमें भारी पार्टी जानते हैं, भारी पार्टी होती है, जिनको पैसे की जरूरत होती है। वही वाली बात है ना बच्चा, अपन तो गरीब बेचारे, कोई मतलब ही नहीं, है ना। और ये है भारी पार्टी, और इनके बगैर काम भी नहीं चल सकता। इनके बगैर तो काम में, देख बोलते हैं ना, जिनकी ज़्यादा जरूरत है उनके भाव बढ़े हुए रहते हैं, वो वाली कंडीशन है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन होते हैं? अब चलो इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर बनाते हैं प्रोटीन। यहाँ बनाएंगे अपन प्रोटीन, लो बना दिया, यहाँ प्रोटीन बना दिया, ये है प्रोटीन। अब ये एक्सटेंसिक भी हो सकता है, इंट्रिंसिक भी हो सकता है, ध्यान रखना, एक्सटेंसिक इंट्रिंसिक कोई सा भी हो, बस अपन को प्रोटीन होना चाहिए। अब ये प्रोटीन क्या बनाएगा? यहाँ चैनल्स। प्रोटीन क्या बनाएगा बच्चा? यहाँ चैनल्स बनाएगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना सोडियम पोटेशियम पंप, याद आ रहा है कुछ? हाँ मैम याद आया। तो जो पंप्स बने होते हैं ना बच्चा, ये क्या होते हैं? ये चैनल्स होते हैं ये, या फिर आप इसको पंप्स भी बोल सकते हो, पंप बोल सकते हो, है ना। तो ये यहाँ बनते हैं, और वो किसके बनते हैं? प्रोटीन के बनते हैं। तो ये सोडियम पोटेशियम क्या करेगा? इस पंप के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, सोडियम आ गया। अब ग्लूकोज है, तो भाई सोडियम तो यहाँ पर इसके थ्रू आ गया। अब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज किसके थ्रू आएगा? ग्लूकोज बोलेगा भाई मुझे भी तो भेज, चैनल्स की, मेरे को खुद को तो भेज भाई, मैं ये तो जा रहा है, मेरे को नहीं भेजोगे तुम। तो ये बोलेगा ठीक है रुक जरा, तेरे को भेज दे। तो ये किसके थ्रू जाएगा? यहाँ पर देखो बच्चा, ये जाएगा यहाँ पर, ये दोनों जाएंगे यहाँ पर विथ एनर्जी, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। या तो एनर्जी खर्च करो, या तो आप कुछ फैसिलिटी दो। तो आयन तो जाएगा पंप के थ्रू, और ग्लूकोज जाएगा एनर्जी के थ्रू। तो ग्लूकोज का होगा ट्रांसपोर्ट यहाँ पर एटीपी के थ्रू, और यहाँ पर सोडियम का होगा किसके थ्रू? फैसिलिटी के थ्रू। आया समझ में? तो भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ग्लूकोज का, ठीक है। और फैसिलिटी किसके लिए लगेगी? सोडियम के लिए, या पोटेशियम के लिए, या फिर अपने आयंस के लिए। ये है क्वेश्चन पूछा जाता है। आया समझ में? आया समझ में? हाँ मैम थोड़ा आया। भाई ये बड़ी पार्टी है, इनको अंदर भेजने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आपको पूछना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा आपके अंदर। लेकिन क्या करें, जो जरूरी है तो करना तो पड़ेगा। तो भाई सोडियम तो है पंप से जाएगा। अब पंप कौन बनाएगा? यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब ग्लूकोज का जाएगा, ग्लूकोज जाएगा एनर्जी से। अब एनर्जी कौन? एनर्जी ये खुद ही लगाएगा, कहीं से भी लगाएगा बस, तो मुझे लेकर जा, कुछ भी कर, मैं इसके बगैर नहीं जा सकता। अगर ये जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, जिद पे अट जाएगा बिल्कुल ये। तो भैया एनर्जी से जाएगा और ये पंप्स के थ्रू जाएगा। इससे एक बात और क्या पता चली कि जो पंप बनते हैं
जो पंप बनते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, वो प्रोटीन्स के बनते हैं मोस्टली, वैसे अभी मैं और एग्जांपल बताऊंगी आपको। अब एक और होता है नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। ये तो था स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? जिनका कोई मतलब नहीं होता। नहीं होते तो होते, ऐसी बात नहीं भाई, होते हैं मतलब, है ना, ऐसी बात नहीं बोल सकते, बट ना वो इन तरीके से नहीं जा सकते, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती इन तरीके से। नहीं भाई, हम खर्च नहीं करेंगे पैसा ऐसा, तुम अपनी मर्जी पड़े वैसे आओ, आना है तो आ जाओ, बट मैं तुम्हारे लिए पैसा ऐसा खर्च नहीं करूँगा, मैं तो साफ बात ये है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, वो अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आया आपको। गैस का मॉलिक्यूल डिफ्यूजन, वाटर का ऑस्मोसिस, मॉलिक्यूल लिपिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ध्यान रखना। बाय डिफ्यूजन सोडियम जाएगा बाय चैनल्स, दिख रखा है मैंने यहाँ पे, सोडियम का होगा, आयंस का होगा बाय चैनल, जो बनाएगा आपके फैसिलिटेड प्रोटीन, और ग्लूकोज आएगा विद एनर्जी। ध्यान रखना इस बात को, क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोज को अंदर भेजने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, वो भी एनर्जी से ही होता है। यही तो क्वेश्चन आता है आपके कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होता है, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है तो विद एनर्जी जाता है। क्वेश्चन पूछे नहीं जाता है क्या? यही तो आता है क्वेश्चन। ये भाई बड़ी बड़ी पार्टी है ग्लूकोज, इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता, क्या अगर खर्च करनी पड़ेगी। चलो बढ़िया, तो ये तो हो गया। अब एक तो होता है बच्चा नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, पांचवा है ना, 1 2 3 4, पांचवा है नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, जिसको अपन बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होता है इसको अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझको, यहाँ से हटा दूँ इसको, हटा दूँ, हटा दूँ, ठीक है, हटा दूँ इसको, एक बार देख लो, 1 2 3 4, उसको हटा दूँ। हाँ, तो ये तो स्पेसिफिक हो गया। अब अपन बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक के लिए भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले हाथ खड़ा कर दे, भाई तेरे को आना है तो आ, मैं तेरे को पैसा नहीं देने वाला। वो बोलता है ठीक है हम खुद आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले, बस तू एक सहायता तो कर देना। वो बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा तेरी सहायता। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिखने के लिए बना देती हूँ, तो 5 हो जाएंगे ना। तो अब दूसरा है नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें आता है आपके बल्क ट्रांसपोर्ट। अब यही है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, बल्क ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होता है बच्चा, सुनो ध्यान से। मान लो ये अपने पास, देखो इसको अभी यहाँ लिखूंगी मैं ना, पहले ये वाला पहले यहाँ समझा दूँ। देखो मान लो ये अपने पास कोई एक सेल है, ठीक है, ये अपने पास ये सेल है, ठीक है मैम, बिल्कुल है। अब नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? अब ये भी तो पूछो कि नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हो कौन से सकते हैं मैम, तो वो कौन से हो सकते हैं आपके फूड के साथ साथ कोई लिक्विड, वाटर नहीं बोल रही मैं, लिक्विड बोल रही हूँ, वाटर नहीं बोल रही मैं, वाटर ही पानी नहीं होता, कोई और भी होते हैं जो लिक्विड होते हैं, ठीक है। अच्छा लिपिड है भाई, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं, ये वाटर था, मैं वाटर के अलावा कोई लिक्विड बोल रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक फूड मॉलिक्यूल में कौन आ सकता है? तो फूड और लिक्विड, एनी लिक्विड, बस पानी को छोड़ देना, ठीक है। अभी जाते कैसे, सुनो। मान लो ये यहाँ पर फूड मटेरियल है, ये क्या है, फूड है। अब इसको अंदर जाना है, सेल का खाना है, ये सेल का खाना है, इसको अंदर जाना है। बोला कि भाई मुझे जाना है अंदर, बोलेगा भाई तेरे को जैसा आना वैसा, मैं तेरे लिए एनर्जी खर्च नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये इसको बोलता है ठीक है भाई मत खर्च कर, लेकिन तू एक काम तो कर दे। हाँ भाई बोल, तो अमीबा की तरह बन जा। अभी बोलेगा है अमीबा की तरह मैं कैसे बनूँ? भाई तेरे में जब फ्लेक्सिबिलिटी, फूड इसको बोलेगा भाई तेरे में फ्लेक्सिबिलिटी है, तेरे में इतनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो तू उसका फायदा तो उठा। वो बोलेगा हाँ ये बात तो सही बोल रहा है तू। तो फिर ये फूड इसको बोलता है तो अमीबा बन जा। अब याद करो बच्चा, अमीबा के अंदर फूड अंदर कैसे जाता है, वो उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, याद आ रहा है कुछ? बस तो ये फूड मटेरियल अंदर की तरफ यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब ये जो फूड यहाँ पर ये जो होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कुछ अमीबा की तरह स्ट्रक्चर करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसी बनेगी, और ये फूड मटेरियल यहाँ आ गया अंदर की तरफ। कुल मिलाकर मतलब आया ना अंदर की तरफ, अमीबा की तरह करेगा। अब ये अब बोलोगे मैम ये तो टूटेगी, हाँ बिल्कुल टूट, उसकी टेंशन मतलब वो तो वापस जुड़ जाएगी, वो तो उसमें वो होती है क्षमता। अब ये यहाँ से यूँ जुड़ जाएगी, मेम्ब्रेन ऐसे जुड़ जाएगी, और ये यहाँ से गायब। लो वापस बन गई मेम्ब्रेन, बन गई। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वापस से पूरी बन जाएगी, और ये वापस अपना साइटोप्लाज्म में आ गया। एनर्जी भी खर्च नहीं करनी पड़ी, बस उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों ने साथ काम करा, बोले मैं भी आ रहा हूँ, तू भी आ, तू मेरी थोड़ी मदद कर दे, भीख मांग रहा है वो, सब बोले यार मदद कर दे यार, ऐसे मत कर। तो ये जो होता है इस तरीके से किसी भी फूड पार्टिकल को अंदर लेना, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी पार्टिकल को अंदर लेना कहलाता है फेगोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस। आई थिंक अब आपको शब्द समझ में आ रहे होंगे। फेगो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो फेगोसाइटोसिस और एक रहता है आपके पिनोसाइटोसिस। अब यहाँ पर कोई लिक्विड है, वो अगर लिक्विड, कोई भी लिक्विड, मान लो लिक्विड है, वो अगर यहाँ पर आता है, वो कोई लिक्विड यहाँ पर आता है, तो जब कोई लिक्विड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है साइटोप्लाज्मा, तो उसको बोलते हैं अपन पिनोसाइटोसिस।
आया समझ में? हाँ मैम आ रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या बोला अपन ने? बच्चा देखो, जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया था, अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रोल बताया था, जिसमें मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, सीक्रेशन के अलावा 2 फंक्शन और होते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस होता है ना, बात करी थी। तो जिसमें मैंने बोला था कि जिसमें अपन को दोनों पढ़ते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, कि सेल से किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है मैम। और एक और चीज़ पढ़ी थी एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जब कोई बाहर से कोई फूड पार्टिकल या कोई भी मटेरियल जब अंदर की तरफ आता है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब वो एंडोसाइटोसिस का मतलब था कोई भी फूड या लिक्विड, और वो फूड कौन सा था? एक तो ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने किसी भी हर चीज़ को अंदर ही लिया है, अभी किसी भी चीज़ को बाहर नहीं लेके गई हूँ मैं, तो मैं एक्सोसाइटोसिस तो पढ़ नहीं रही, मैं क्या पढ़ रही हूँ यहाँ पर? एंडोसाइटोसिस पढ़ रही हूँ मैं, यहाँ पर पढ़ रही हूँ ना। एंडोसाइटोसिस बच्चा 2 तरीके से हो सकता है। अगर सॉलिड पार्टिकल जब सॉलिड पार्टिकल, फूड क्या है? एक सॉलिड है, तो सॉलिड पार्टिकल अगर अंदर आता है, सॉलिड पार्टिकल इन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड पार्टिकल अंदर आता है तो उसको बोलते हैं बच्चा पिनोसाइटोसिस। ये है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, यही आता है ना क्वेश्चन, पूछते ना ये। क्या बोला मैंने? समझ में आया आपको? भेजे में कुछ आई नहीं है? तो ये है, तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, ये अपने पास सेल थी, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, मैं वापस एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ, इसको सुनो। ये मेरे पास मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन में मूवमेंट अलग अलग तरीके से होता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स कैसा, गैस का होगा डिफ्यूजन से, वाटर का हो गया ऑस्मोसिस से, वाटर बोल रही हूँ मैं, लिक्विड नहीं बोल रही, ठीक है। लिपिड्स का होगा डिफ्यूजन से। फिर अपन ने बात करी सोडियम, तो सोडियम और ग्लूकोज और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको इनके थ्रू नहीं जा सकते, वो कुछ अलग मेथड से जाते हैं। तो होते हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आपको या तो फैसिलिटी दो भाई, या तो आप छोड़ के और लेकर आओ, या तो एनर्जी दो, दोनों में से कुछ दो। तो 2 तरीके के मेन होते हैं आपके स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, एक तो आयंस जिसमें सोडियम, और एक होता है ग्लूकोज। आयंस जाता है आपके किससे? फैसिलिटी से, जिसमें पंप बनते हैं, तो ये प्रोटीन के थ्रू पंप बनेगा और यहाँ पे जाएगा, और ग्लूकोज जाएगा विद एनर्जी से। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो हो गया, दोनों हो गया। अब मैंने बोला कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जिनमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे को जैसा आना है वैसा, तो बोलते हैं ठीक है भाई, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर रहा तो तू कुछ ऐसा कर दे। तो नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको अपन बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। यही क्वेश्चन आपके आई थिंक नीट में पूछा गया था कि बल्क ट्रांसपोर्ट कौन से मॉलिक्यूल के लिए होता है? कौन से के लिए होता है? नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें 2 चीज़ों को ट्रांसपोर्ट होता है, या तो फूड यानी सॉलिड पार्टिकल का, या किसी लिक्विड पार्टिकल। अब लिक्विड पार्टिकल वाटर के अलावा कोई और हो सकता है, ठीक है। अगर कोई फूड पार्टिकल बाहर से अंदर आना चाह रहा है, बाहर से अंदर आता है विथ अमूबॉइड स्ट्रक्चर की तरह बना के आता है, तो उसको अपन बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगो का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को अंदर लेना, और जो एक एंडोसाइटोसिस के अंदर ही आता है, ठीक है। और अगर किसी लिक्विड पार्टिकल को अपन बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। और ये दोनों ही एंडोसाइटोसिस के पार्ट होते हैं। तो ये अपन अब एक्सोसाइटोसिस में क्या करोगे? किसी चीज़ को अगर बाहर निकाल रहे हो, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर करके आप किसी चीज़ को बाहर निकालते तो एक्सोसाइटोसिस होता है, बिल्कुल सिंपल। उसमें आप पिन्नो और फेगो नहीं बोलोगे, याद रखना। पिन्नो और फेगो सिर्फ और सिर्फ एंडोसाइटोसिस में आता है। पिन्नो और फेगो को आप एक्सोसाइटोसिस में इंक्लूड मत करना। फिर एक्सोसाइटोसिस में सिंपल बोलोगे, कोई फूड मटेरियल को लिक्विड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन से बाहर गया, के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर गया, उसको एक्सोसाइटोसिस बोलोगे, बस खत्म कहानी। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका मूवमेंट अक्रॉस बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, आई थिंक किसका? उस पैराग्राफ का, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पैराग्राफ दे रखा ना बच्चों, उसको पूरा पोस्टमार्टम करके मैंने आपको बता दिया। तो जितना था, जहाँ से आ सकता था क्वेश्चन, सब मैंने आपको बता दिया। बच्चों अब आपके ऊपर है कि आप कैसे समझते हो, कैसे करते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार पढ़ना। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता, एक लास्ट चीज़ और, वैसे तो एडिशनल है, बता देती हूँ। मैंने बोला था मैं एडिशनल चीज़ों को हमेशा एंड में बताऊंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप इसको पढ़ना, आपके ऊपर पढ़ने का है ऊपर। बस एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो सिंगल निकोलसन ने जो मॉडल दिया था इस फ्लूइड नेचर को, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, जो आया था 1972 के अंदर, ये आप देख लेना। बच्चा एक एडिशनल चीज़ बता देती हूँ, जो मैंने आपको बोला था प्रोटीन के बारे में बता रही थी, है ना। तो जो मैंने पढ़ाया सब एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था, लेकिन एक और एडिशनल चीज़ बता देती हूँ कि प्रोटीन जो होते हैं, है ना बेटा, एक टॉपिक होता है जिसको हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये एक टॉपिक है, मतलब प्रोटीन के एक्सट्रैक्शन के बिहाफ पर आपके 2 तरीके के प्रोटीन, एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। बच्चा इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल अगर आप ध्यान रख सको तो रख लेना। अगर आपने, मैंने अभी बोला ये वाला प्रोटीन कौन सा था? इंट्रिंसिक प्रोटीन था,
था या नहीं था? इसी ने चैनल बनाया है। तो अब दिमाग लगाओ कि ऐसे चैनल अपन ने कहाँ पढ़े हैं। तो याद आ रहा है आपको, कहीं अपन ने आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है अपने मेम्ब्रेन में F0 और F1 पार्टिकल। तो जो F0 पार्टिकल होता है ना, वो एक इंट्रिंसिक प्रोटीन का बना होता है जो चैनल्स बनाता है, और F1 जो पार्टिकल होता है ना, वो होता है आपके पास आई थिंक एक्स्ट्रा या फिर पेरिफेरल प्रोटीन का बना होता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। जो F0 पार्टिकल होता है वो आपके किसका बना होता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन का बना होता है। और जो F1 पार्टिकल होता है वो किसका बना होता है? आपके वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्न ये पेरिफेरल प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इंट्रिंसिक का एक और एग्जांपल बता देती हूँ। वैसे तो मैं आगे बताऊँगी लेकिन फिर भी बता देती हूँ। देखो मैं ना एक काम करती हूँ, लिख देती हूँ तो तुम्हारे भेजे में। ये हटा दूँ क्या? हटा दो, अच्छा लग रहा है ना, मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब हटाना ही पड़ेगा, हटाओ। नोट है, एडिशनल है ये, वैसे तो इसमें नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, रख सको तो इतना तो कर ही लेना तुम, है ना। एक नोट है, लिख देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर अपन ने 2 प्रोटीन देखे, इसके एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चा ना, बुक में नहीं है ये, अपने एडिशनली याद रखो, क्वेश्चन आ रखा है इसका। एक है आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक था आपका पेरिफेरल, ठीक है बच्चा, पेरिफेरल, ठीक है। इंट्रिंसिक जो प्रोटीन था आपके, ये बनाता है चैनल्स, पंप बनते हैं इसके, पंप बनाता है ये, ठीक है। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में 2 आपको याद रखना, एक तो F0 प्रोटीन, याद आ रहा है, F0 चैनल या प्रोटीन, तो जो F0 अभी डायग्राम बना के समझा दूंगी, और एक और था आपके वो रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन। मैं भी समझाती हूँ, इसको लिख दूँ, 1 मिनट बताती हूँ इसको क्या है ये। और इसके लिए पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो आपके खिसकने वाले प्रोटीन होते हैं, इधर से उधर जाने वाले, तो वो बनता है आपके F1 प्रोटीन। F1 प्रोटीन जो होता है ना, जो अपन माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ते हैं ना, तो अब देखो कुछ ऐसा होता है ना, तो ये दोनों तो होते हैं F0 पार्टिकल और ये होता है F1 पार्टिकल। तो F0 पार्टिकल जो होता है, F0 पार्टिकल एक तरह के पार्टिकल नहीं, ये एक प्रोटीन है जो किसका बना है, जो चैनल्स बनाता है। ये चैनल से तो बने हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो किसका बना हुआ है? आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन का। और F1 पार्टिकल किसका बना हुआ है? आपके पेरिफेरल प्रोटीन का। और इसमें आपको ये तो आगे समझ। अब इसकी बात करें रिसेप्टर, बच्चा अगर याद होगा तो, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो, कोई भी ग्लैंड अगर एंडोक्राइन ग्लैंड जब हार्मोन सीक्रेट करती है तो वो कहीं और जाके अपना काम करती है, पता है ना। ये तो एक फीचर होता है इनका कि सीक्रेट कहीं से और होना, टारगेट कहीं और करना। खैर, तो क्या होता है बच्चा कि इसमें ना रिसेप्टर का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो कि जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। बच्चा मैंने यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हार्मोन के रिलेटेड होगा। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है ना पेप्टाइड। तो वो काम कहाँ करता है? आपके लिवर में या बाकी और साइड में। सीक्रेट होता है पेनक्रियास से, लेकिन काम कहीं और करता है। तो जब मान लो ये लिवर की सेल, ये मान लो ये लिवर की सेल है, यहाँ से ब्लड ये हार्मोन लेकर आ रहा है, तो भाई ये लिवर की सेल कैसे पहचानेगी ये प्रोटीन वाला हार्मोन है? इसका ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रोटीन के हार्मोन को रिसेप्ट कर लेते हैं, रिसीव करते हैं। और वो रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं? आपके ये F0 प्रोटीन के बने होते हैं। ये आपके बच्चा थोड़ा एडिशनल है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नीट के लेवल का क्वेश्चन है, इससे थोड़ा पूछ लेते हैं, तो ये वाला आप ध्यान रखना बस। इससे ज़्यादा मुझे आपको और कुछ नहीं बताना, क्योंकि वरना तुम्हारा भेजा खराब होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा पोस्टमार्टम करा अपन ने आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अच्छे से पढ़ लेना। 2-3 चीज़ें और बताई मैंने आपको। अब ऐसे तो अब जो यूकेटिक सेल के अंदर अपन पढ़ेंगे वो जैसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, सेल वॉल है। सेल वॉल टॉपिक वैसे आपका आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ जैसे और भी जैसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे अब अपन ऑर्गेनली वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर से अपन मेन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ वैसे तो मेन टॉपिक स्टार्ट हो ही गया है, बस आपके ऊपर है कि आप इसको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना बच्चा, ठीक है। और आई होप अब तो कोई क्वेश्चन रहा नहीं होगा, क्योंकि मैंने जितना था सब बता दिया। और डायग्राम को अच्छे से देख लेना, डायग्राम को याद करने का तरीका मैंने बता दिया, ABCD करके लिखा हुआ आता है, ठीक है। चलो तो हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।